Welcome once again, friends. Today we will discuss our new topic, that is simple stresses and strain. Stresses and strains. Before going to next, as our in last live lecture, we have already discussed that some problems and suggestions. कि हमारा जो लास्ट लाइव लेक्चर हुआ जिसमें हमने कुछ डिस्कशन किया था रिगार्डिंग लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने आपके कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आप लोगों का बोलना ये था कि सर इंग्लिश के साथ साथ आप अगर हिंदी और मराठी का यूज करें तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग बेटर होंगी। सो फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल इम्प्रूव दिस थिंग्स। ओके, so let's see the topic first. Stress. What is stress? Stress किसे कहते हैं? When a body of elastic material is subjected to load or tensile force, then body undergoes some deformation. Then there is some internal resistance offered by the body against deformation. This internal resisting force per unit area is called as stress. Okay, let's take an example. Consider this is a body subjected to tensile load having length L and having height H. After the application of this tensile force or tensile load, this body will get deformed as its length will get increased and height will get decreased. Length will get increased, that is, as we say that L plus delta L, and height will get decreased, that is H minus delta H, right? During this deformation, there is some internal resisting force developed within the body. These internal resisting forces per unit area is called as stress. Okay. Consider a cross-sectional area here, as we internal resisting force. Okay. During the deformation of the body, there is some internal resisting force developed within the body in order to oppose this tensile force against this tensile force. Okay. Okay. Simply we say that stress is denoted by sigma. Sigma, that is internal resisting force per unit area, per unit cross-sectional area, right? What is the unit of this stress?
internal resisting force. Unit of force is Newton and unit of area is either meter square or mm square. Okay, so what is the unit of stress? Newton per meter square or Newton per mm square, right? 1 Newton per meter square equal to Pascal. This is equal to Pascal, and Newton per mm square equal to megapascal. We write this. Get it? जब हम किसी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं या कुछ टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स और लोड की वजह से क्या होता है, उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होता है, उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होता है। तो इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए, इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में उसी बॉडी के अंदर कुछ रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होती है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जिस एरिया के ऊपर डेवलप होती है, हम उसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, से हम कहते हैं स्ट्रेस। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसका फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन, एंड द यूनिट ऑफ एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सो स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल and 1 Newton per mm square equal to megapascal, right? This conversion is important. कई सारे लोग इसके अंदर एक गलती करते हैं कि फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, इस तरह से डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को, जबकि वो गलत है। ओके, सही क्या है, द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो फोर्स अप्लाई करने के बाद जब तक उसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा, तब तक स्ट्रेस आएगा ही नहीं उसमें। जब डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा तब जाके उसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, राइट? अभी यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई किए, इसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जब डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तभी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुई इसके अंदर, उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में, तो उसे हम कहते हैं, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेस पैदा हो रहा है, राइट? मान लो एक बॉडी है, वो किसी फ्लैट चीज पे है या उसको रोलर लगा हुआ है, राइट? अगर हम यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको पुल कर दे इस तरह से, ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से इसके अंदर स्ट्रेस आएगा क्या, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा क्या, डिफॉर्मेशन आएगा इसमें डिफॉर्मेशन पैदा होगा क्या, नहीं। जैसे हम इसको खींचेंगे, पुल करेंगे, राइट डायरेक्शन के अंदर, तो उससे क्या होगा कि आगे जाएगा, इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लेकिन उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेस भी उसके अंदर नहीं आएगा। ओके, स्ट्रेस कब आता है, जब डिफॉर्मेशन होता है। क्यों आता है, उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए स्ट्रेस, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होती है, ठीक है, तब जाके उसे हम कहते हैं स्ट्रेस, राइट? अभी कई सारे लोग इसका जो लिखते हैं फॉर्मूला या डिफाइन करते हैं कि अप्लाई फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ये क्या है, गलत है, ठीक है। ये कंडीशन कब रहेंगी, ऐसा कब रहेगा, अप्लाई फोर्स अपॉन एरिया हम कब लिख सकते हैं, जब when we consider this body under equilibrium, okay, under equilibrium conditions only, under equilibrium conditions, equilibrium conditions के अंदर क्या होता है, internal resisting force, we can write this IRF, internal resisting force, ये इक्वल होता है अप्लाई फोर्स के,
इज इक्वल टू अप्लाई फोर्स दैट इज एफ। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाई फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं जब इक्विलिब्रियम कंडीशन रहा तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू एफ, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये कंडीशन के ऊपर हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस क्या है, अप्लाई फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं रहा तो वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही रहेगा। राइट, इंटरनल रेजिस्टिंग इक्विलिब्रियम क्यों अज्यूम करते हैं हम लोग, क्योंकि जितना फोर्स, जितना मैग्नीट्यूड ये फोर्स का रहेगा उतना ही मैग्नीट्यूड ये फोर्स का रहेगा। ओके, तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होंगी। ये वाले फोर्स को अपोज करने के लिए ये डायरेक्शन के अंदर, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होंगी। इससे हम क्या अज्यूम करेंगे कि पूरा बॉडी जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। राइट, पास्कल और मेगा पास्कल। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि जो यूनिट है प्रेशर का, स्ट्रेस का, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या है, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर, है ना। तो क्या प्रेशर क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, है ना, इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, पास्कल 1 पास्कल इक्वल टू 10⁵ बार। ओके, जनरली हम प्रेशर को बार के अंदर डिनोट करते हैं। ओके, तो प्रेशर का क्या है डेफिनेशन, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो क्या प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो दोनों सेम है क्या? सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू, प्रेशर एंड स्ट्रेस? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? प्रेशर एंड स्ट्रेस, दोनों में क्या डिफरेंस है? यूनिट इज सेम। ओके, क्वांटिटी, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी और स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है? क्वांटिटीज कितनी है? स्केलर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी इज व्हाट, हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग वन मैग्नीट्यूड एंड वन डायरेक्शन। ओके, understand the definition. Scalar is having only magnitude, okay, only one magnitude, and vector is what, having only one magnitude and one direction. But pressure क्या है, that is a scalar quantity because its direction always fixed to the normal to the plane. Okay, so pressure is a scalar quantity, but stress कौन सी quantity है? Is it vector quantity? No. प्रेशर का, स्ट्रेस का जो है डायरेक्शन एक ही रहता है क्या? नहीं, स्ट्रेस का डायरेक्शन एक नहीं रहता है, स्ट्रेस का डायरेक्शन एक से ज्यादा होता है। ओके, सो वो कौन सी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड एक है और डायरेक्शन एक से ज्यादा है, मोर देन वन, तो उसे हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी इज व्हाट, having only one magnitude and more than one direction. So stress is tensor quantity. Okay, neither scalar or nor vector. Stress is
tensor quantity. Okay, so another basic difference between this, okay, pressure is applied externally and stress is taken internally. This stress is taken internally and pressure is applied externally. Okay, and the third one difference, as we say that due to pressure, stress can be induced. ओके, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से प्रेशर आ सकता है क्या? नहीं. सो अनदर डिफरेंस इज प्रेशर, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर नहीं आ सकता है और प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आ सकता है इस मटेरियल के अंदर, राइट. और वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एंड मेजर डायरेक्टली प्रेशर को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं मैनोमीटर से. कई सारे डिवाइसेस है प्रेशर मेजर करने के लिए, लेकिन स्ट्रेस मेजर करने के लिए है क्या? नहीं. वी ओनली कैलकुलेट स्ट्रेस, राइट. सो दीज आर द सम पॉइंट्स बिटवीन difference of stress and pressure. Okay, now write down the one by one definition of stress. Write down: when a body of elastic material is subjected to axial force or load, then body undergoes some deformation. Due to this, there is some internal resisting force developed against deformation. Per unit area, is called as stress. Okay, next, in the next line, stress is denoted by sigma. And mathematically, next slide में लिखो, mathematically we can write stress is equal to internal resisting force upon cross sectional area. Okay, write down next. Mathematically it can be written as stress is equal to internal resisting force per unit cross sectional area. Okay, the unit of stress is Newton per meter square or Newton per mm square, and write down this conversion also. 1 Newton per meter square is equal to Pascal and 1 Newton per mm square equal to megapascal, right. And draw this, ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये डायग्राम, इसके बाद नेक्स्ट ये डायग्राम. देन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू F. ओके, हेंस sigma equal to F upon E, right. Then after, write down the basic difference between stress and pressure. Note down 2 or 3 points, and this is not a part of syllabus. इस syllabus का पार्ट नहीं है, बट जब हम स्ट्रेस पढ़ते हैं तो स्ट्रेस पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में ये आता है कि प्रेशर भी तो फोर्स अप्लाई एरिया है, फोर्स अप्लाई अपॉन एरिया है. ओके, है ना. प्रेशर के यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है. तो क्या प्रेशर और स्ट्रेस सेम है क्या? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. इसके लिए मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है. बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, कि प्रेशर इज अप्लाइड एक्सटर्नली एंड स्ट्रेस इज टेकन इंटरनली. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस. ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के अंदर भी आ सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस वाइवा ओरल के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर आते हैं. ओके, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस इज टेकन internally and pressure is applied externally. Okay,
Now let's see the next topic. Types of stresses. Types of stresses or types of stress, right? First, axial and normal stress. Normal or axial stress. This is again classified tensile stress and compressive stress. Second one, shear stress. The third one is bending stress. Okay, this is the types of stresses. First, normal or axial stress is again classified tensile stress or compressive stress, and second one is shear stress, and third one is bending stress. Okay, so let's see one by one. First, normal stress. So normal stress is what? When a load is applied axially to the normal to the body. Okay, when a load, or we can say that when axial load is applied on a body to normal to its surface, then stresses is developed, is known as normal stress or axial stress. Okay, let's see. When this is the axis, as we will know that in the last lecture we have already discussed what is normal load. Okay, so normal load की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस. और नॉर्मल और एक्सियल लोड क्या है? जो एक्सिस के ऊपर एक्ट होता है, द लोड विच एक्ट normal to the axis. Okay, this is okay. Such type of loading is called as normal load. Okay, normal or axial load, right? Because this load act on the axis of the body, right? Or normal to the plane. That is normal is what? At 90 degree. Okay. जब लोड 90 डिग्री के ऊपर अप्लाई होता है और एक्सिस के ऊपर अप्लाई होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल और एक्सियल लोड. वी ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक्स, बट here normal or axial stress is what? Due to normal load or normal stress, normal load or normal axial load, okay, the stresses are developed within the body are called as normal or axial stresses. Okay, इस नॉर्मल लोड की वजह से या एक्सियल लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस बॉडी के अंदर पैदा होंगे उसे हम कहेंगे नॉर्मल और एक्सियल स्ट्रेस. राइट, नाउ टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज व्हाट? टेंसाइल, when two equal and opposite pull is applied on a body, due to this there is a tension is produced within the body, then the stresses are developed
in the body is called as tensile stress. Okay, जब हम किसी बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से, राइट, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर टेंशन पैदा होगा, राइट। तो इसे, जिसकी वजह से, टेंशन की वजह से इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस आएगा, जिसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, राइट। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस? When two equal and opposite push is applied on a body, then there is a compression of a body. Due to this compression, the stresses are induced or stresses are developed, are called as compressive stress, right? इसके अंदर compressive stress क्या होगा? This is a body when we apply a compressive force on the axis of the body, okay, at normal to the surface here. So इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा बॉडी के अंदर, उसे हम कहेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, है ना। इसकी वजह से क्या होगा? कॉम्प्रेशन आएगा। इस कॉम्प्रेशन की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज shear stress. Shear stress is what? In the last lecture we have already discussed about shear load, okay. In simple, we say that due to shear load the stresses are developed within the body are called as shear stresses. And shear load is what? When we apply equal and opposite force or load, okay, on or tangentially to the surface of body, then the stresses are developed within the body are called as shear stresses, okay. When, as we say, as we write its definition, when equal and opposite force is applied on resisting section of the body, then there is some internal resisting force developed within that section, okay. So due to this the stresses are developed is called as shear stress, okay. किसी बॉडी के ऊपर यहाँ पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ओके, ये डायरेक्शन के अंदर, ऐसी बात है, इफ दिस बॉडी इज फिक्स्ड देन देयर इज अ इंटरनल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई होगा, राइट। ये बॉडी अगर फ्री है तो हमको शेयर स्ट्रेस की वजह से दूसरी साइड में, नीचे की प्लेन पे दूसरा अपोजिट क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। इस तरह की जो फोर्सेस रहेंगी यहाँ पे, ये कंसीडर दिस इज ए ऑब्जेक्ट, ओके, व्हेन this is a fix, then see this, right, when we apply a tensile, or sorry, we apply shear load on this body that is tangentially plane of the surface, okay, this tangentially plane of the surface, this is, due to this body will get shear off or slide, then the stresses are developed are called as shear load, okay. Now last one is the bending stress. Bending stress is what? When an eccentric load is applied on a body, then the stresses are developed are called as bending stress. Eccentric load is what? In the last lecture we have already discussed what is eccentric load. So eccentric load is what? The load which is at, okay, the load which is at apart from the axis, okay, this is apart from the axis, this is apart from the axis, okay, apart from the horizontal axis, right, here also, okay. जो लोड इस एक्सिस के अलावा लगता है, इस एक्सिस के अलावा कहीं पे एक्ट होता है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के अलावा, ओके, मान लो क्या है वर्टिकल एक्सिस, इनके अलावा जो एक्ट होगा कहीं पे भी, तो उसे हम कहेंगे इसेंट्रिक लोड, ओके। फिर वो हो सकता है इस तरह से लोडिंग हो, यहाँ पे एक लोड एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक लोड एक्ट हो रहा है, राइट, इफ दिस इज अ फिक्स एट दिस पॉइंट, ओके, दिस इज अ फिक्स, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस लोड और इसेंट्रिक लोड? सो व्हेन वी अप्लाई दिस टू लोड on a body, then it will try to bend, okay. So
due to this eccentric load there is a bending in this body, so there is a bending stresses are developed. Okay, so when an eccentric load is applied on a body, then the stresses are developed within the body are called as bending stresses, right? जब हम दो एक डिस्टेंस के ऊपर ये इसेंट्रिक लोड है, दोनों इसेंट्रिक लोड है, राइट? ये यहाँ पे अगर फिक्स नहीं रहा तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दो इसेंट्रिक लोड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों सेक्शन जो है इस तरह से क्या होंगे, बेंड होने स्टार्ट होंगे, राइट? जैसे ही उसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ है ना, डिफॉर्मेशन जैसे ही होगा तो उसके अंदर स्ट्रेसेस इंटरनल फोर्स डेवलप होंगे अगेंस्ट वो डिफॉर्मेशन के, बेंडिंग डिफॉर्मेशन के, है ना? तो उसे हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, राइट? नाउ write down one by one. First write types of stresses and write this classification. Next, what is normal or axial stress? Write down. When a normal or axial load is applied on a body, when a normal or axial load is applied on a body, then the stress is developed is called as normal stress or axial stress. Okay, this is the simple definition. Now first tensile stress, write down the definition of tensile stress. When two equal and opposite pull is exerted on a body, when two equal and opposite pull is exerted or applied on a body, then there is a tension in a body, Due to this tension, the stresses are developed within the body are called as tensile stress. Due to this tension, the stresses are developed within the body are called as tensile stress. Okay. Now next, write down the diagram. This diagram also. Figure A, tensile stress. Figure B, compressive stress, right? So next, compressive stress, when two equal and opposite push is applied on a body, when two equal and opposite push is applied on a body, then there will be a compression of a body. There will be a compression of a body. Due to this compression, the stress is developed within the body are called as compressive stress. Due to this compression, the stress are developed within the body are called as compressive stress. Okay, right? Draw this diagram also. Figure B, compressive stress. Okay, and write one important point here. Due to tensile stress, the length of a body is increased. Okay, hence tensile stress is taken as positive. टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है ना, लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट होता है, इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेस को क्या लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव. ओके, एंड इन द नेक्स्ट लाइन, ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस लेंथ डिक्रीजेस, हेंस कंप्रेसिव स्ट्रेस इज टेकन एज नेगेटिव, राइट?
Compressive stress is taken as negative. Okay. Next is write down about shear stress. Definition. This is the diagram of shear stress. You can see write down the definition of shear stress. When equal and opposite force is act tangentially, when equal and opposite force is act tangentially, across the resisting section of the body, then body will be shear off or slide. Across the resisting section. In such a cases, the stresses are developed. Are called as shear stress. Right? Draw this diagram. Okay. shear स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, इसका अगर हम लोग देखते हैं आगे, इसकी वजह से क्या होगा, ये फोर्स की वजह से कुछ लेयर्स हो सकता है आगे स्लाइड होंगे. ओके, जिसे हम शेयर ऑफ भी कहते हैं. नाउ हेयर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर जब हमने देखे कि स्ट्रेस का क्या है फॉर्मूला, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया. राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना. तो यहाँ पे एरिया कौन सा लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर, एरिया कौन सा लेते हैं, इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एरिया कौन सा लिया जाएगा. सी है, मान लो ये क्या है, ये A1, ये A2, राइट, ये एरिया A1, A2 है ना. यहाँ पे दिस इज बॉडी. when we apply a tensile stress or compressive stress, then इसके दो एरिया रहेंगे है ना. क्या रहेगा, पहले तो ये एरिया, राइट, और दूसरा ये कट सेक्शन का एरिया, ये एरिया रहेगा या ये एरिया रहेगा, राइट. तो इसके अंदर स्ट्रेस एरिया कौन सा लेंगे हम लोग, जब भी जो भी स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रेस की वजह से जो एरिया फेलोर में आएगा, जिस एरिया का फेलोर होगा, ओके, जो एरिया फेल होगा या उस बॉडी का फेलवर होगा, और फेलवर होने के बाद जो एरिया हमको दिखेगा वो एरिया हम यहाँ पे लेते हैं. राइट, यहाँ पे क्या होगा, हम पुल कर रहे दोनों साइड से या यहाँ पे पुश कर रहे दोनों साइड से, तो क्या होगा, कट फेल होने के बाद हमको कौन सा एरिया दिखेगा, ये एरिया दिखेगा है ना, ये एरिया दिखेंगे हमको. ओके, तो हम क्या लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे. राइट, सेम है. और शेयर स्ट्रेस के अंदर कौन सा एरिया लेते हैं, ओके, यहाँ पे कौन सा एरिया लेते हैं, यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई होता है ऊपर की साइड में है ना, जिसकी वजह से ऊपर की लेयर जो है शेयर ऑफ हो रही है, स्लाइड हो रही है. ठीक है, यहाँ पे ये एरिया है. राइट, अभी हम यहाँ पे शेयर लोड अप्लाई करें, शेयर फोर्स अप्लाई करें, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, शेयर ऑफ हो रहा है या स्लाइड हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एरिया लेते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया लेते हैं, ये ऊपर का सरफेस एरिया, ये जो एरिया देगा ना, ये सरफेस एरिया लेते हैं. राइट, यहाँ पे लिख लेना, शेयर स्ट्रेस के अंदर
शेयर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम लोग टाउ से, टाउ इक्वल टू सेम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे लिखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ब्रैकेट में लिखो ए एस, उसको डिनोट करते हैं हम लोग ए एस से। शेयर स्ट्रेस के अंदर टाउ इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन सरफेस एरिया या फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, जिसे हम ए एस भी कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्लियर। ओके, नेक्स्ट बेंडिंग स्ट्रेस। सो write down about bending stress. When an eccentric load is applied on a body, when an eccentric load is applied on a body, then stresses developed within the body are called as, then the stresses are developed within the body are called as bending stresses. Okay, then stress is developed within the body is called as bending stress. Okay, bending stress is denoted by sigma b, shear stress is denoted by tau, and normal stress is denoted by sigma. Right, ये याद रखो बेसिक। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर ये डायग्राम निकाल लो, बेंडिंग स्ट्रेस की डायग्राम। यहाँ पे ये क्या है, फोर्स है, राइट, ओनली दिस है ना। अभी बेंडिंग स्ट्रेस जनरली किस में इंड्यूस होता है, सी क्लैम्प के अंदर और कॉलम्स के अंदर जनरली हमको देखा जाता है, हम देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, जहां पे इस तरह इसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई होता है वहां पे जनरली बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ओके, क्लियर।